न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे की काफी चर्चा हो रही है, काफी बातें हो रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का अलग अलग इलाका है, खासतौर पर हाथरस और उससे जुड़ा हुआ अलीगढ़, वहां पे काफी ज्यादा पीएफआई के बारे में चर्चा हो रही है। और पीएफआई के बारे में ये आरोप लगाया जाता है कि इसने इस पूरे इलाके में अशांति पैदा करने की कोशिश की। इनके पीछे गहरी साजिश है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाए। हमारे साथ प्रशांत देव हैं, जिनकी इस पूरे मसले पर काफी ज्यादा जानकारी है, और हम प्रशांत देव से जानना चाहते हैं कि प्रशांत देव, जिस तरीके से पीएफआई के बारे में लगातार चीजें सामने आ रही है कि इस पूरे इलाके में उसने गहरी पैठ बना ली है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए रमन जी, पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये बहुत पुरानी एक संस्था है। और इसके बारे में चूंकि अचानक से चर्चा उत्तर भारत में इसलिए हो गई कि हाथरस का कांड हो गया और दिल्ली दंगे में दो बार इसके प्रमुखता से नाम आया। तमाम जांच एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने नाम लिया। लेकिन जहाँ तक बात है पीएफआई का, बार बार मतलब 2010 से हम ये सुन रहे हैं कि सरकार इसको बैन करेगी, लेकिन बैन अभी तक हो नहीं पाया। और सच्चाई ये भी है कि तमाम एजेंसियां ये चाहती हैं कि इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि इसके काम, इसके एजेंडे वो राष्ट्र विरोधी हैं। ये एजेंसियों ने एक बार नहीं कई बार लिख के दे दिया, फिर भी ये प्रतिबंधित नहीं हो पा रही है। अब आप ये कहें कि चर्चा में अचानक इसलिए आ गया क्योंकि ये जो आधिकारिक तौर पे, चाहे देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या फिर राज्य की पुलिस इकाई हो या फिर राज्य की जो क्राइम ब्रांच है, जो मतलब बड़े बड़े मामलों की जांच की है, उसमें ये पाया गया है कि जहाँ जहाँ पे दंगे हो रहे हैं या कोई ऐसी है, वहीं पे पीएफआई का रोल कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्टली साथ में सामने आ रहा है। अब मैं आपको 3-4 एग्जांपल देना चाहूँगा। दिल्ली दंगा आपको बहुत चर्चा रहा, पूरा देश हिला। दिल्ली दंगे में पीएफआई का रोल आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कहा। बेंगलोर में आपको याद होगा कि एक कांग्रेस के विधायक के घर पे बहुत तोड़फोड़ कर दी गई, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, उसमें धार्मिक उन्माद कुछ ऐसे बयान आ गए थे, उसमें भी पीएफआई। अब हाथरस में खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं, फिर वहाँ के शासन प्रशासन ने ये आरोप लगाया कि पीएफआई 4 लोगों का गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब सवाल यही उठता है, जो आप भी सवाल उठाते हैं, दुनिया में हर आदमी उठाता है, कि अगर पीएफआई इतनी खतरनाक एजेंसी है तो इसको बैन क्यों नहीं कर देते? तो बैन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसकी वजह ये है, जो एक रिपोर्टर के तौर पे जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग जब हम करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम इसको बैन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पीएफआई हमें जो सामने दिखाई देती है वो पीएफआई नहीं है, जिस पीएफआई की बात आप देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे हैं। क्योंकि पीएफआई के कम से कम ऐसे दर्जनों ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामाजिक और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आड़ में ये काम ये करता है। ये दावा है खुफिया एजेंसियों का, पुलिस की एजेंसियों का, और इसीलिए ये इतने छुपे तौर पे काम करते हैं कि सामने इनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि कई ऐसे केसेस हैं, आपको याद होगा कि 2010 में एक बहुत बड़ा सुर्खियों में केस आया था, केरल का प्रोफेसर हैंड चॉपिंग केस, जी। हाथ काट दिया गया था, उसमें पीएफआई के लोग थे, आईएसआईएस, और मुख्य तौर पर केरल में ही पैठ है सबसे ज्यादा, और कहा जाता है कि वहीं से इसने विस्तार किया अपने संगठन का। दरअसल में जो अगर हम भारत की एजेंसियों, जांच एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों की बात करें, तो वो जिस एंगल से पीएफआई को देखते हैं वो ये है कि इनका अपना एक एजेंडा है, एक्सट्रीम इस्लामिक एजेंडा, और वो उनके एंगल से अगर आप देखिए तो उत्तर भारत में जो डिस्टरबेंस कराना है, तो उसके लिए इनके पास एक बेस था कश्मीर का, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंटल रोल होता था। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत नेताओं का बहुत टेरर फंडिंग की बात हुई वो, और दक्षिण भारत की कमान संभाली थी पीएफआई ने। लेकिन अब जबकि जैसे जैसे इनका कई राजनीतिक फ्रंट भी हैं, तो उसका इस्तेमाल करके, ये दावा है, हम ये नहीं कह रहे, ये दावा है एजेंसियों का, इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ भी इनको विरोध करना है वो इस तरह के साजिश में विरोध करते हैं। इसलिए तो आदमी अरेस्ट हो जाता है, लोग अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की आंच पीएफआई पर नहीं पड़ पा रही है। मतलब पीएफआई के कामकाज पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये आपसे जानना ही चाहूँगा कि अभी जो हाथरस की घटना हुई, हाथरस में एक दलित
लड़की की मौत हुई, उसके बाद पूरे इलाके में एक लोगों में आक्रोश था इस बात को लेकर कि प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से या कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया और कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन क्या पीएफआई ऐसे जगह पे किस तरीके से पैठ बनाती है या पीएफआई सक्रिय होती है? देखिए, पीएफआई जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से उसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीएफआई के नाम से नहीं है, दूसरे नामों से है, जिसमें कि बहुत से काम है सामाजिक आर्थिक मुद्दे पे समाज में लड़ाई लड़ना, सरकार के विरोध करना। उसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, उसमें दलित भी हैं। तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एजेंसियाँ बार बार कह रही हैं कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस की आड़ में ये काम करते हैं। तो वो जो इनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, हाथरस में है, जहाँ जहाँ पे हैं, तो उसको इन्होंने आगे किया और शायद उसी इनपुट के आधार पर ये 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तार किया कि पीएफआई के लोग थे, यहाँ पे साजिश कर रहे थे। लेकिन फिर इन 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के आधार पे आप पीएफआई जैसी संस्था को पे हाथ नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास पीएफआई के लिए सबूत नहीं है। कोई किसी संस्था के कुछ आदमी कुछ गड़बड़ कर दें, इस पर आप संस्था पर बैन नहीं लगा पाओगे। ये कहना है, मानना है, मजबूरी है, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। क्योंकि बड़ा सेट प्रोसीजर है बैन करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जब तक कि आप ये साबित न कर पाएँ कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल है। तो एजेंसियाँ कह रही हैं कि बार बार हमें वैसे सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अब हाल के दिनों में जिस तरीके से देखा गया है कि इनका एजेंडा, जो एजेंसियां कह रही हैं कि वो बार बार यही है कि हर जगह सरकार का विरोध करना, और अल्टीमेटली जो एक रिपोर्ट अभी हाल में खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को सौंपी है, उस रिपोर्ट का लबोलवाब यही है कि अल्टीमेटली इनका जो आखिरी गोल है, फाइनल गोल, वो यही है कि इस्लाम को इस्टेब्लिश करना, इस्लामिक उससे प्रभावित होकर के। तो ये इनका अपना एक एजेंडा है, लेकिन हिडन एजेंडा है। इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि पीएफआई के कुछ लोग अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो पीएफआई पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस संगठन ने इस तरीके से अपना कामकाज शुरू किया या कर रही है। लेकिन जो लोग गिरफ्तार होते हैं, चाहे दिल्ली दंगे की अभी आपने बात की, जो लोग गिरफ्तार होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी मामले में या देश के किसी अन्य हिस्सों में हुई घटना को लेकर, उसको बचाने के लिए पीएफआई से जुड़े हुए लोग तो आएंगे, उनको वकील मुहैया कराएंगे, कानूनी सुविधा मुहैया कराएंगे, क्योंकि जो पीएफआई के लिए काम कर रहा है और काम करने के दौरान गिरफ्तार हुआ है तो पीएफआई तो उसकी मदद करेगी। तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी हमारे पास है, एनआईए है, चाहे अगर आर्थिक की बात करें तो आप ईडी भी इसकी जाँच करती है। तो ऐसे में ऐसी क्या दिक्कतें सामने आ रही है जिसको दूर करने की जरूरत है आने वाले समय में? देखिए रमन जी, बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आप बेसलेस किसी पे हाथ नहीं डाल सकते। आपने पकड़ लिया 4 आदमी को, 10 आदमी को, अब दिल्ली दंगे में भी आपने चार्जशीट में कहा, गिरफ्तार किया कि भाई आप पीएफआई के इसमें हाथ है, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से पीएफआई ने ही कराया है। हाथ होना, आपके आदमी पकड़े जाना, ये अलग बात है, और उसको बैन करने की बात है। ये पीएफआई पे है, पीएफआई के लोग हैं, ये तो मानते हैं, लेकिन इस आधार पे उसको बैन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक चुनौती है तमाम जांच एजेंसियों के लिए। और बार बार ये लोग इस बात पे, पीएफआई इसीलिए बार बार डंके की चोट पे कहता है कि हमारा कुछ करके दिखाओ, हमको आप बैन करके दिखाओ, आप बैन नहीं करो। तो जो पूरा डिज़ाइन है, पूरा डिज़ाइन इसी तरीके का है कि वो जो बात है जो परेशान की हुई है एजेंसियों के, उसके रडार पे पीएफआई नहीं आ पा रहा है, और अब बहुत अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है ये। और दूसरी बात कि ये भी एक आया है कि बहुत से फंडिंग जो है गल्फ कंट्रीज से इनको आती है चंदे के रूप में, बहुत से फाइनेंस आता है। तो ये कह सकते हैं आप कि जो कश्मीर में एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक मॉड्यूल था, उसी तरीके से पीएफआई भी दक्षिण भारत में एक ऐसा मॉड्यूल है जो कई छोटे छोटे ग्रुप्स को, जो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे पे सरकार का विरोध करते हैं, सरकार से लड़ते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके पीछे से पीएफआई उस पर अपना बैकडोर करके अपना सपोर्ट कर रही है और अपना एजेंडा कर रही है। क्योंकि ये साबित करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए कि
आप डायरेक्ट एविडेंस जिस दिन आ जाएगा उस दिन उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कई बार एजेंसियों को उसमें सबूत के तौर पे और एविडेंस तौर पे आया है कि ये इनको फंड करते हैं और इनके फंड से आगे कार्रवाई होती है। यानी कि बड़ी चुनौती है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे पीएफआई के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, और सरकार के रडार पे होने के बावजूद भी अभी तक इस संगठन से जुड़े लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लग पाया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और आगे न्यूज़ 24 की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे भी आप कार्यक्रम को पसंद करिए, लाइक करिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।